हम बात कर रहे थे ठोस अधिशोषकों पर गैसों के अधिशोषण के बारे में कि भाई ठोस अधिशोषक है, ठोस अधिशोषकों में गैसों का अधिशोषण होने पर कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो उसमें हमने गैस या अधिशोष्य की प्रकृति के बारे में पढ़ लिया था, अधिशोषकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में भी पढ़ लिया था, उसके बाद में दाब के प्रभाव के बारे में भी अध्ययन किया हमने। अब हम बात करेंगे ताप के प्रभाव के बारे में और अधिशोषण के सक्रियण के बारे में। तो नंबर 4 पॉइंट आता है हमारे पास में ताप का प्रभाव, कि भाई ठोस अधिशोषक हैं उन पर गैसों का अधिशोषण होता है, तो ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप के प्रभाव की बात करें तो हम जानते हैं कि भाई जो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है उनमें केवल दो कारक, दो पार्टों का भाग होता है, यानी कि दो कारक भाग लेते हैं। कौन कौन से हैं? अधिशोष्य है और दूसरा क्या आता है? अधिशोषक। अधिशोष्य और अधिशोषक दोनों क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? अधिशोष्य और अधिशोषक दोनों मिलते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिशोषण कहलाती है। और इस दौरान क्या होता है? कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये बात जानते हैं हम कि भाई अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया में क्या होता है? अधिशोष्य और अधिशोषक है, यानी कि ये जो है अधिशोषक की सतह पर जुड़ता है, वही प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है और कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलती है। निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं इस बात से कि भाई अधिशोषण क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अधिशोषण कौन सा प्रक्रम होगा? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्मा का क्या कर रहा है? उत्सर्जन कर रहा है। ठीक इसके विपरीत यदि हम बात करें किसकी? विशोषण की, तो विशोषण में क्या होगा? विशोषण किसे कहते हैं? परिभाषा मैंने पीछे पढ़ी है कि भाई अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य के हटने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? विशोषण कहलाती है। तो विशोषण होगा तो विशोषण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, एनर्जी ग्रहण करेगा। विशोषण प्रक्रम में क्या होगा? ऊष्मा ग्रहण की जाएगी। अधिशोषण प्रक्रम में क्या होगा? ऊष्मा उत्सर्जित की जाएगी। तो विशोषण क्या हो गया? विशोषण ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। विशोषण क्या हो गया? ऊष्मा शोषी प्रक्रम। दोनों चीजें क्लियर है? अधिशोषण ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है और विशोषण क्या है? ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। अब हम बात करें कि भाई अधिशोषण हो गया, विशोषण हो गया, इनकी अगर हम बात करें अधिशोषण और विशोषण के बाद में कि भाई ये तो हो गया ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम और ये ऊष्मा शोषी प्रक्रम। इस आधार पर हम अधिशोषण को क्या कह सकते हैं? भाई अधिशोषण क्या है? एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम हो गया? उत्क्रमणीय प्रक्रम हो गया, क्योंकि अधिशोषक की सतह पर जुड़ भी रहा है और क्या हो रहा है? हट भी रहा है। दोनों क्रियाएं संपन्न हो रही हैं। उसके बाद में हम बात करें अधिशोषण क्या हो गया? ऊष्मा एक उत्क्रमणीय प्रक्रम हो गया। उसके बाद में हम बात करें लासा-तैलीय वैज्ञानिक था, लासा-तैलीय का सिद्धांत पढ़ा था हमने साम्यावस्था में कक्षा 11 में। तो लासा-तैलीय सिद्धांत के अनुसार हम बात करें, फ्रांसीसी रसायनज्ञ था, तो लासा-तैलीय सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो स्थिर दाब पर यदि हम ताप को बढ़ाते हैं, दाब कैसा है यानी कि प्रेशर कैसा है? स्थिर है, और उस पर हम क्या करते हैं? ताप को, T को इंक्रीज करते हैं, तो विशोषण की जो दर है, विशोषण की दर में क्या होती है? वृद्धि होती है, विशोषण बढ़ता है। लासा-तैलीय सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा हमने? लासा-तैलीय सिद्धांत क्या कहता है कि भाई दाब स्थिर है और ताप को बढ़ाते हैं तो विशोषण की जो दर है उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई स्थिर दाब पर यदि हम क्या करेंगे? ताप को बढ़ाएंगे तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा? अधिशोषण क्या होगा? घटेगा।
स्थिर दाब पर ताप को बढ़ाते हैं, विशोषण तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और अधिशोषण क्या हो रहा है, घट रहा है। एक परिभाषा और आती है इसमें, एक अधिशोषण समदाबी की। हमने एक परिभाषा पढ़ी थी, दाब के प्रभाव में अधिशोषण समतापी। अब यहाँ पे पढ़ेंगे अधिशोषण समदाबी। अधिशोषण समतापी की परिभाषा क्या पढ़ी थी कि भाई एक निश्चित ताप है, अधिशोषण समतापी। इसमें क्या पढ़ा था, निश्चित ताप पर यानी कि स्थिर ताप पर, कोई भी ताप है स्थिर है, अधिशोषित गैस की मात्रा व साम्यावस्था पर दाब पी के मध्य संबंध, इसको तो हम क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी। निश्चित ताप है, एक स्थिर ताप है, उस पर अधिशोषित गैस की मात्रा और साम्यावस्था पर दाब पी के मध्य संबंध को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत अधिशोषण समदाबी। बदलाव कुछ नहीं हुआ है, केवल यहाँ पे क्या आ गया, दाब शब्द आ जाएगा। वे स्थिर दाब पर या निश्चित दाब पर अधिशोषण की मात्रा व ताप T के मध्य संबंध या वक्र या आरेख होता है, को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण समदाबी कहते हैं। दोनों परिभाषाएं समझ में आई होंगी। अधिशोषण समतापी किसे कहा हमने, निश्चित ताप है, निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की जो मात्रा है और साम्यावस्था पर ताप साम्यावस्था पर दाब पी के मध्य जो संबंध होता है उसको तो हम क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी कहते हैं। उसके बाद में दूसरी अगर हम बात करें, अधिशोषण समदाबी किसे कहेंगे, अधिशोषण समदाबी की बात करें, स्थिर दाब है, अधिशोषण की जो मात्रा है x/m दर्शाया था हमने। x क्या था यहाँ पे, अधिशोष्य का भार था, m क्या था, अधिशोषक की मात्रा थी। ताप T के मध्य संबंध को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण समदाबी कहते हैं। उसके बाद में दोनों परिभाषाएं क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे भौतिक अधिशोषण हेतु समदाबी वक्र पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, और रासायनिक अधिशोषण है उसमें दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यही टॉपिक चल रहा है पर दाब का प्रभाव ही। तो इसकी बात करें तो हमारे पास में जो भौतिक अधिशोषण होता है, भौतिक अधिशोषण के वक्र की अगर हम बात करें, अधिशोषण समदाबी वक्र खींचा जाएगा किन किन के मध्य में, x/m और ताप T के मध्य में वक्र खींचा जाएगा। यही क्या है, अधिशोषण समदाबी कहलाएगा, यानी कि इस और इसके मध्य संबंध है वही क्या है, अधिशोषण समदाबी। और यहाँ पे P आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, अधिशोषण समताप। दोनों चीजें क्लियर है, ये और ये दोनों के मध्य संबंध अधिशोषण समदाबी। उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाए, प्रेशर आ जाए, दाब आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, अधिशोषण समतापी। इतना सा फर्क है। तो हम बात कर रहे हैं अधिशोषण समदाबी की। तो ताप T के मध्य में ग्राफ खींचा जाएगा। x हम जानते हैं, यहाँ पे x क्या है, इसकी अगर हम बात करें, यहाँ x बराबर में क्या है, अधिशोष्य का भार, और m क्या है, स्मॉल m है, अधिशोषक की मात्रा। ताप T है, इनके मध्य संबंध अधिशोषण समदाबी। तो भौतिक अधिशोषण की अगर हम बात करें, भौतिक अधिशोषण में जो वक्र प्राप्त होता है स्थिर दाब पर,
कैसा प्राप्त होता है, इस तरीके से प्राप्त होता है, यानी कि भौतिक अधिशोषण में जो दाब है उसका, जो भौतिक अधिशोषण की जो प्रक्रिया है उसमें स्थिर दाब पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज हम पहले अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर के बारे में वहां पे अंतर किया था, वहां पे पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या है, दाब क्या है, स्थिर अवस्था में है, यानी कि P क्या है यहाँ पे स्थिर है। ये तो था भौतिक अधिशोषण। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण के ग्राफ की अगर हम बात करें तो रासायनिक अधिशोषण ही मेन है। इसमें इन जो ताप के प्रभाव का जो अध्ययन किया जाता है वो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर करने के लिए किया जाता है। तो दूसरे ग्राफ की बात कर लेते हैं हम, रासायनिक अधिशोषण। ये जो ग्राफ बनाएंगे हम किस कैसा बनाएंगे, रासायनिक अधिशोषण का। और ग्राफ किन किन के मध्य में खींचा जाएगा, सेम वही है, ताप T के मध्य में और x/m के मध्य में, इन दोनों के मध्य में ग्राफ खींचेंगे। अब भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, स्थिर दाब पर बात करेंगे, यानी कि P क्या है यहाँ पे स्थिर है, निश्चित है, उस पर बात कर रहे हैं हम। तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है कि भाई जैसे ही हम क्या करते हैं, दाब को स्थिर रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, रासायनिक अधिशोषण में दाब को क्या कर रहे हैं, स्थिर रख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, ताप को बढ़ा रहे हैं। तो ताप को बढ़ाएंगे तो ताप को बढ़ाने पर क्या होगा, शुरुआत में जो अधिशोषण की जो क्षमता है वो क्या होगी, बढ़ेगी। दाब स्थिर है, ताप बढ़ा रहे हैं हम, ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की जो मात्रा है वो क्या हो रही है, धीरे 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 बढ़ रही है। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि भाई ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि जो अधिशोषण की जो मात्रा है वो विशोषण की मात्रा के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। उसके बाद में यदि हमने ताप को, यानी कि इस स्थिति के बाद में यदि ताप को और इंक्रीज किया तो विशोषण की जो प्रक्रिया है विशोषण होने लग जाएगा, यानी कि अधिशोष्य के जो कण है वो अधिशोषक की सतह को छोड़ने लग जाएंगे। अब होता क्या है, कारण क्या है, ताप का रासायनिक अधिशोषण में प्रभाव क्यों पड़ता है उसकी बात करें हम, तो क्या होता है कि जैसे ही अणुओं को ऊर्जा मिलती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो वो क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, सक्रियता बढ़ जाती है। अब सक्रियता बढ़ेगी तो अधिशोष्य और अधिशोषक इन दोनों के मध्य में रासायनिक बंध बनने की क्षमता में भी क्या हो जाती है, रासायनिक बंध बनाने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। दोबारा से सुनिएगा, जैसे ही अणुओं को टेम्परेचर की यानी ताप के द्वारा एनर्जी मिलती है तो वो अणु क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय होने के कारण जो अधिशोष्य के जो अणु थे वो और अधिशोषक की जो सतह है उन दोनों के मध्य में रासायनिक बंध बनने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि जो प्रवृत्ति है उनकी रासायनिक बंध बनाने की क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। सक्रियता बढ़ी है, सक्रियता बढ़ गई तो रासायनिक बंध बनाने की क्षमता में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इस कारण रासायनिक अधिशोषण है उसमें जैसे जैसे हम शुरुआत में स्थिर दाब पर ताप को बढ़ाते हैं तो एक स्थिति तक तो क्या होता है, अधिशोषण बढ़ता है। यहां तक अधिशोषण बढ़ चुका है, उसके बाद में यदि हम और ताप को इंक्रीज कर देंगे तो ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि उसके बाद में यदि इसके बाद में हमने ताप को और अधिक बढ़ाया तो विशोषण होने लग जाएगा। अब बात यह आती है कि ताप का जो प्रभाव है क्यों बढ़ा जाता है, तो ताप का जो प्रभाव है ये भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करने के लिए सहायता करता है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में ताप के प्रभाव के द्वारा हम अध्ययन अंतर कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास में ताप का प्रभाव। उम्मीद है समझ में आया होगा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट आता है हमारे पास में अधिशोषण का सक्रियण। तो उसकी अगर हम बात करें, अधिशोषक का सक्रियण या अधिशोषण का सक्रियण क्या होता है, चलिए चर्चा करते हैं।
अधिशोषण या अधिशोषक का सक्रियण। परिभाषा की बात कर लेते हैं पहले। सक्रियण किसे कहते हैं? कि भी कोई भी अधिशोषक है, ठोस की बात कर रहे हैं तो ठोस के बारे में चर्चा करेंगे। तो किसी भी ठोस अधिशोषक है, उसकी अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना ही क्या कहलाता है? अधिशोषण का सक्रियण या अधिशोषक का सक्रियण कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारे पास में पेन है, इसकी अगर हम बात करें अधिशोषक क्षमता की बात करें, बिल्कुल थोड़ा प्लेन है तो अधिशोष्य जो कण है इस साइड में भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, मतलब चारों तरफ जो दिखाई दे रही है सतह उस तरफ अधिशोषित हो सकते हैं अधिशोष्य के कण। अब हम क्या करते हैं, इसकी सक्रियता को बढ़ा देंगे भाई। जैसे मान लेते हैं भाई इस पे कुल 100 अणु आकर के क्या हो सकते हैं? अधिशोषित हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, इसमें कुछ गड्ढे वगैरह कोई भी यांत्रिक कार्य करके इसकी सक्रियता को बढ़ा देंगे भाई। 100 से ज़्यादा आकर के इस पे जो अधिशोष्य के कण है वो क्या हो जाएं? अधिशोषित हो जाएं। तो वो इसकी क्या हो जाएगी? सक्रियता बढ़ी पहले की अपेक्षा, वही क्या है? अधिशोषण का सक्रियण है। तो परिभाषा क्या होगी? किसी ठोस अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता किसी ठोस अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना ही अधिशोषण का या अधिशोषक का संक्रियण कहलाता है। कोई भी ठोस अधिशोषक है, उसकी अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना यानी कि उसकी सक्रियता को बढ़ाना ही क्या कहलाता है? अधिशोषक का सक्रियण कहलाता है। अब हम इसको किस किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं उसकी बात करते हैं। पहले पॉइंट की बात कर लें। कोई भी हमारे पास में ठोस अधिशोषक है, ठोस अधिशोषक को क्या कर दें? यांत्रिक विधि के द्वारा ठोस अधिशोषक को यांत्रिक विधि द्वारा खुरच करके या खुरदरा बनाकर कोई भी हमारे पास में ठोस अधिशोषक है, उसको हम क्या कर दें? धात्विक ठोस है, धात्विक हो सकता है या फिर अधात्विक वगैरह है, ठोस पदार्थ है, उसकी सक्रियता को बढ़ाना है तो क्या कर दें? जैसे ये ठोस अवस्था में है, इसकी सक्रियता को बढ़ाने के लिए हम क्या कर दें कि भाई इसमें जगह जगह गड्ढे वगैरह कर दें, खुरदरा बना दें, इसको रफ या टप बना दें इसको, तो क्या हो जाएगा? इसकी सक्रियता बढ़ जाएगी, पहले की अपेक्षा अधिशोषण की मात्रा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। दूसरी अगर हम बात करें, कोई बड़े आकार का कण है, बड़े आकार के कोई भी पदार्थ है, अधिशोषकों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर या चूर्णित करके उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाकर कोई भी बड़े आकार का ठोस पदार्थ है, धात्विक ठोस है या फिर कोई भी अधिशोषक है, उसको हम क्या करें? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें या फिर उसको क्या कर दें? बारीक चूर्णित अवस्था में कर दें, तो उसका क्या होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा। जैसे यही है पेन है, इसके टुकड़े कर दे, एक सतह ये निकल करके आ गई, नहीं दूसरी इधर से निकल करके आ गई, और छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो इसकी जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो जो अधिशोष्य के जो कण है वो अधिक मात्रा में आकर के क्या होंगे? अधिशोषित होंगे, यानी कि अधिशोषक की सक्रियता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसके बाद में तीसरे पॉइंट की बात करें
कि पहले से अधिशोषित जो अशुद्धियां हैं, पहले से अधिशोषित अशुद्धियां या कण वगैरह हैं, हटाकर भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो अधिशोषक है उसकी सक्रियता को बढ़ा सकते हैं। पहले से कोई भी कण क्या है, सतह पर चिपका हुआ है, उसको हटा दे तो भी उसकी जो सक्रियता है पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कार्बन है, कार्बन को सक्रिय करने के लिए क्या किया जाता है, निर्वात में, कार्बन को निर्वात में अति तप्त भाप में गर्म करने पर पहले से अधिशोषित जो अशुद्धियां होती हैं वो अशुद्धियों की बात करें, जैसे कि भाई नमी के कण हैं या हाइड्रोकार्बन वगैरह हैं, गैसें वगैरह हैं, हट जाती है। और इस प्रकार जो चारकोल प्राप्त होता है, इस प्रकार प्राप्त चारकोल सक्रियत चारकोल कहलाता है, सक्रियत चारकोल कहलाता है। एग्जाम में सवाल आ सकता है कि भाई सक्रियत चारकोल कैसे प्राप्त किया जाता है, तो कैसे प्राप्त किया जाएगा, कार्बन है या फिर चारकोल है, उसको निर्वात में अति तप्त भाप में गर्म करते हैं तो उस पे पहले से अधिशोषित जो अशुद्धियां हैं, जैसे नमी है, हाइड्रोकार्बन है, गैसें हैं, वो सतह से हट जाती हैं और जो चारकोल है वो सक्रिय हो जाता है। उसी चारकोल को हम क्या कहते हैं, संक्रियत चारकोल कहते हैं। तो इस प्रकार भी हम क्या कर सकते हैं, जो अधिशोषक हैं उनकी सक्रियता को बढ़ा सकते हैं। तो ये थे हमारे पास में ठोस अधिशोषकों पर गैसों का अधिशोषण, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उन कारकों के बारे में जाना। 5 कारक पढ़े, उम्मीद है समझ में आया होगा। उसके बाद में बात करेंगे हम अधिशोषण समतापी के बारे में और फ्राइंडलिक का जो अधिशोषण समतापी वक्र है उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।